हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ये महज औपचारिकता है जो एक प्रोटोकॉल है उसके तहत पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि नंबर गेम लोकसभा में भी नहीं था और राज्यसभा में भी विपक्ष के हक में नहीं है। हाँ बिल्कुल, विजिबल तो वही नजर आ रहा है कि नंबर्स गेम के हिसाब से अपोजिशन ने चाहे जितनी भी बातें की हो, नंबर्स के गेम में वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसलिए इसमें आप देखें तो अधिकांश अमेंडमेंट जो दिए गए हैं उन अमेंडमेंट पे डिवीजन नहीं मांगा जा रहा है। मतलब ये कि उनको पता है कि डिवीजन मांगे यानी कि वोटिंग की स्थिति के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट अगर किया और वोटिंग होगी तो उसमें वो पिछड़ जाएंगे। हालांकि इसमें एक चीज जरूर दर्शकों के लिहाज से भी जानना दिलचस्प रहेगा कि अगर राज्यसभा में एक भी अमेंडमेंट पास हो जाए, यानी कि जो मौजूदा संशोधन बिल लाया गया है सरकार के द्वारा और सरकार के द्वारा जो प्रावधान बताए गए हैं उनमें अगर अपोजिशन ने जो अमेंडमेंट सुझाए हैं उनमें से एक भी अगर पास हो जाए तो वापस से इस बिल को लोकसभा में भेजना होगा और वहां पर फिर हाउस के बहुमत के आधार पर उसे पारित कराना होगा। अन्यथा अगर राज्यसभा में बिना किसी अमेंडमेंट के सरकार के उसी बिल को मंजूरी दी जाती है तो सिर्फ ये प्रक्रिया रहती है कि लोकसभा को बस एक मैसेजिंग के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि लोकसभा के द्वारा जिस बिल को पास किया गया था उन्हीं प्रावधानों को राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है, सिर्फ इस बात की सूचना दी जाएगी। तो कुल मिलाकर नंबर्स के हिसाब से क्योंकि सरकार बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन नंबर से ज्यादा जरूरी ये था कि नैरेटिव को सरकार कैसे काउंटर कर रही है। और लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी आज दिन भर दिखा कि 1 बजे से लेकर अब तक लगातार किस प्रकार से सरकार के अलग अलग वक्ताओं द्वारा अपोजिशन के सांसदों के द्वारा जो सवाल उठाए गए थे, जो नैरेटिव करने की कोशिश की गई थी, उसका खंडन किया गया। और सिर्फ बीजेपी के सांसद द्वारा नहीं बल्कि एनडीए के सांसदों ने भी पुरजोर तरीके से इस बिल के पक्ष में और जो संशोधन किया जा रहा है उसके पक्ष में अपनी बात रखी। तो क्योंकि उन्हें पता है कि मामला यहाँ पे आप बिल भले ही पास करा लें लेकिन जनता के बीच नैरेटिव कैसा जा रहा है वो बड़ा मायने रखता है और वहां पर भी एनडीए के दल बहुत सतर्क नजर आए। दूसरी तरफ अपोजिशन के लिहाज से बात करें तो उन्होंने कोशिश ये जरूर की है पुरजोर तरीके से कि एक नैरेटिव गढ़ा जाए कि किस प्रकार से सरकार माइनॉरिटी के साथ भेदभाव कर रही है। बिल्कुल देवेंद्र, तो यहाँ पर पूरी का पूरा खेल जो है परसेप्शन और नैरेटिव का है और उसको लेकर विपक्ष नंबर ना होने के बावजूद भी पुरजोर तरीके से अमेंडमेंट्स भी ला रहा है, अपनी बात भी रख रहा है और लगातार बहुत अग्रेसिव अप्रोच के साथ भी नजर आ रहा है। लेकिन वक्फ संशोधन बिल जो है लोकसभा में पास हो गया और औपचारिकता रह गई राज्यसभा में पास होने की, लेकिन कल इसके बाद पहला जुम्मा होगा और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से एग्रेशन बढ़ने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से कहा जा रहा है सड़क तक लड़ाई लड़ी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, तो सरकार के लिए ये भी एक चुनौती होगी। वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से होगा। हम सभी जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि राज्य का विषय है तो किस राज्य में कैसी स्थिति हो रही है वो राज्य सरकार के लिए एक विषय रहेगा। लेकिन जरूर हर सरकार ये चाहेगी कि कल के दिन कोई ऐसी स्थिति ना हो जो कि जिसके द्वारा सामान्य लोगों को भड़काने की कोशिश की जाए और वहां पर अपोजिशन के या वैसे लोग जो कि इस बिल का विरोध करते हैं उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी रहती है कि क्या आपने तथ्यों के आधार पर विरोध की बात कही है या फिर सिर्फ आप भड़काने के लिए बात कह रहे हैं। जैसे बहुत सारे सांसदों के अपोजिशन के सांसदों की हम बात करें तो उसमें आपके उनके बयान को देख के ऐसा लगा कि हम वो तथ्यों पे बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सांसद ऐसे भी थे जो कि गोल गोल सिर्फ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है, ऐसे माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है। आज मुसलमानों के मामले में हस्तक्षेप किया जा रहा है, कल क्रिश्चियन के बारे में किया जाएगा, परसों बौद्ध के बारे में किया जाएगा। तो ये सारी चीजें निश्चित तौर पर बहुत हेल्दी नहीं कही जा सकती और वहां पर हर राज्य सरकार के सामने जरूर ये चुनौती रहेगी कि क्योंकि संसद इस कानून को अगर मंजूरी दे रहा है तो इस कानून का विरोध प्रदर्शन करने के लिहाज से कोई ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा क्रिएट करे। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के लिहाज से बात करें तो जैसा ही कल गृह मंत्री अमित शाह को आपने हाउस में ही सुना, उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि देश की संसद कोई कानून बनाए और उस कानून को आप मानने से इनकार करें। ये बात सोची भी नहीं जा सकती और उस कानून को मानना ही होगा और स्वाभाविक तौर पर देश के सभी व्यक्ति पे, सभी नागरिकों पे ये बात लागू होती है कि अगर देश की संसद ने किसी कानून को लोकतांत्रिक तरीके से बहुमत के द्वारा पास किया, उसे कानून अगर बनाया जा रहा है तो उस बात को लेकर आप इनकार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही एक रास्ता बनता है जिसके सहारे कानून बनाया जा सकता है। बिल्कुल, सरकार ने अपनी नीयत भी और सोच भी और एग्रेशन भी बिल्कुल साफ बता दिया है कि ये बिल जो है उसका मकसद सीधे सीधे ट्रांसपेरेंसी लाना है। वक्फ यानी कि जो रिलीजियस एक्टिविटी है उसमें किसी भी तरह से कोई
हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, वो फेक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून सबको मानने होंगे, कोई इस तरह से चैलेंज नहीं कर सकता है। तो वो सदन के भीतर भी एक साफगोई और एक पूरा का पूरा एक अग्रेसिव अपफ्रंट अप्रोच जो है वो सत्ता पक्ष से भी नजर आई है। लेकिन इस बीच देवेंद्र, हम आगे इसके राजनीतिक पहलुओं को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बीच एक और दिलचस्प खबर ये आई कि बीजेडी की तरफ से उन्होंने कहा कि भाई व्हिप जारी नहीं किया गया है। आज कहा गया है कि भाई आप अपने अपने हिसाब से, अपने विवेक से फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पे। और उसमें आप देखें तो इस बिल को लेके बीजेडी बहुत ज़्यादा कोई तीखा स्टैंड रख रही हो ऐसा नज़र नहीं आया, और उस हिसाब से उन्होंने एक तरह से विंडो दे दिया कि सांसद अपने हिसाब से इस मसले को लेकर फैसला करें। जाहिर तौर पे, सीधे तौर पे, अप्रत्यक्ष तरीके से आप कहा जा सकता है कि बीजेडी के अंदर भी ये सहमति बनी होगी कि इस बिल का पास होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे सुधार ज़रूरी हैं। इनके अधिकांश प्रावधानों को अगर देखें तो किसी को प्रथम दृष्टया ये समझ में आ जाएगा लॉजिक के आधार पर कि हाँ, ये होना ही चाहिए। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो उन आरोपों में उतना वजन नजर नहीं आएगा। जैसा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा भी कि एक बात जो कही जाती है कि अगर नॉन मुस्लिम उसमें आ गए तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर 22 लोगों की कमेटी है, उस 22 में अधिकतम 4 अगर गैर मुस्लिम आ भी गए तो 18 तो मुस्लिम ही रहेंगे, और फैसला बहुमत के आधार पर रहना है। तो 18 बनाम 4 के मामले में कहां से किसी फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। तो अधिकांश चीजें ऐसी हैं जो कि वक्त को लेके जो संशोधन किए गए हैं वो उसको वजनदार बनाते हैं। और ऐसा नहीं है, 1913 से अगर वक्त को लेके कानून बनने शुरू हुए, और चाहे 95 की बात कर लें या 2013 की बात कर लें, तो तकरीबन 100 सालों का तो ऑलरेडी एक सफर रहा है वक्त के प्रॉपर्टीज को लेके, और उसमें कई सारे अलग अलग लेवल पे संशोधन हुए थे। और अगर वो सारे संशोधन वाजिब थे तो अभी की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से उसको और पारदर्शी, इफेक्टिव और इफिशिएंट बनाने के लिए अगर कोई संशोधन कर रही है तो फिर वो गलत कैसे हो सकता है। ये सरकार के द्वारा बार बार इस बात को कहा जा रहा है। लेकिन जैसा कि हम शुरू से देख रहे हैं कि ये मामला क्योंकि ऐसा है कि माइनॉरिटी के और खासतौर पर मुसलमानों को लेकर एक राजनीति संवेदनशील रहती ही है, क्योंकि बड़े एक वोट बैंक के तौर पर उनको देखा जाता है, तो वहां पर अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से बंधे हुए ज्यादा नजर आए सांसद अपोजिशन के बनिस्पत इस बात के कि बिल के प्रावधानों के मेरिट और डिमेरिट के आधार पर बात करें। बिल्कुल। और आज जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि आप अपने अपने वोट बैंक को, अपने अपने स्टेट में अपने वोट बैंक को कहीं ना कहीं केटर करने की, उसको मैसेज देने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। बनस्पत, आप एक एक क्लॉज के बारे में बात करें, सवाल उठाएं, बिल्कुल सही वाजिब बात कह रहे हैं देवेंद्र आप। लेकिन इस बीच ये भी आवाज पुरजोर तरीके से सदन के भीतर भी और बाहर भी आई है कि भाई अगर जरूरत पड़ती है तो इसको चैलेंज किया जाएगा। संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ठीक है। आर्टिकल 26, 25, 14 का भी हवाला दिया गया है, तो उसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ये बताने की कोशिश की है कि हमारी तैयारी पूरी है, हम तमाम सवालों का जवाब देने को तैयार जी आप पिनाज, बिल्कुल। और चैलेंज करने का जो सबसे बड़ा आधार होगा वो इस स्तर के आधार पे कि क्या इस संशोधन के द्वारा धार्मिक मामलों में दखल दिया जा रहा है, कि जिसको धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है हर व्यक्ति को इस देश में, तो क्या उसकी इजाज़त इस संशोधन के द्वारा नहीं मिल पा रही है, क्या उसके अधिकार का हनन हो रहा है, इस प्रावधान को रखा जाएगा। लेकिन सामान्य तरीके से आप देखें तो सीधे समझ में आएगा कि अगर इसके पहले भी इतने सारे अमेंडमेंट हुए थे, जैसे 2013 के अमेंडमेंट की बात करें, 1995 के अमेंडमेंट की बात करें, तो अगर इतने अमेंडमेंट हुए हैं और तब अगर वो वाजिब थे तो अभी गैर वाजिब कैसे हो सकते हैं। दूसरी चीज की सरकार के द्वारा जो अभी हाउस में कहा जा रहा है, कोर्ट में भी इसी बात को कहा जाएगा कि ये कोई वक्त धार्मिक मामला नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कैसे बेहतर तरीके से किया जा रहा है उसके लिए इस बिल को लाया गया है। बिल्कुल। और देवेंद्र, मुस्लिम समुदाय के बीच में से भी लगातार लिटिगेशन हुए हैं, ऐसे मामले हुए हैं जहां वक्फ की जमीनों को लेकर दो मुस्लिमों के बीच में ही विवाद है, उसके क्लेम को लेकर जमीनी विवाद जो है मुस्लिमों ने ही केसेस डाले हुए हैं वक्फ बोर्ड्स के खिलाफ। तो यहां पर ऐसा नहीं था कि तमाम मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो खुश थी वक्फ की कार्यप्रणाली से। तो ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान ही एक ब्लैंकेट तरीके से इस संशोधन के खिलाफ हैं, जिस तरह का दिखाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैं देख पा रहा हूँ, हाँ बिल्कुल। उसमें बहुत सारे लोगों से बात करें तो वो एकदम से ये बताते हैं कि हाँ, अगर उसमें जैसे पसमानदा की बात कर लें कि अगर उस कम्युनिटी के लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा, महिलाओं को लेकर अगर प्रतिनिधित्व मिल रहा है तो ये क्यों नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ की अगर अकाउंटिंग, एडिटिंग को लेकर अगर आपके ऊपर दबाव है तो क्यों नहीं होना चाहिए। और पारदर्शी तरीके से कोई भी आप काम करें तो ये क्यों नहीं होना चाहिए। अगर आपके रेवेन्यू की बात करें, जैसे इसमें समाजवादी पार्टी के एक सांसद राज्यसभा में ये बता रहे थे कि ये कहा जा रहा है कि रेवेन्यू
कम रिटर्न हो रहा है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है फिर भी कम रिटर्न हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि 40% जगह तो ऐसी है कि कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान से आय कैसे हो सकता है। जब वो इस बात को कह रहे थे तो उस समय वो इस तथ्य की अनदेखी कर रहे थे कि वक्फ के पास जितनी प्रॉपर्टी है उनके पास जो एनुअल रेवेन्यू आ रहा है रिटर्न का, अगर उसमें देखें तो पिछले 5-7 साल में ही उसमें लगातार डिग्रेडेशन आ रहा है। तो कब्रिस्तान अगर पहले थे तो कब्रिस्तान अभी भी है, तो उसमें आपकी आय में इतनी कमी कैसे आ रही है, और क्या उसको बढ़ाने के और तरीके नहीं होने चाहिए, क्या उसको प्रोफेशनल के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, तकनीकी एक्सपर्ट्स हो, इस तरह की व्यवस्था के साथ जोड़ के क्या उसमें आपको और बेहतर तरीके से काम नहीं करना चाहिए जिससे भला उसमें मुसलमानों को। ऐसा तो है नहीं कि वक्फ संशोधन के बाद वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उससे किसी और धर्म के लोगों का भला होने वाला है। तो ये सारी बातें सरकार के द्वारा बार बार कही जा रही है, और फिलहाल तो बस अब इंतजार है कि अब से कुछ देर के अंदर राज्यसभा भी औपचारिक तौर पे इस बिल पे मुहर लगा देगी। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून बन जाएगा। बिल्कुल, और औपचारिकता भर रह गई है क्योंकि नंबर जो है वो सरकार के हक में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लगातार हम आपको टैली भी दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कि किस तरह से सरकार के पास एक कंफर्टेबल नंबर है। 119 चाहिए उसे ये बिल पास कराने के लिए, लेकिन 125 का सपोर्ट उसके हाथ में यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है।